हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ बूस्टर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन। भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि उन्हें 20 क्वेश्चन में समझाना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूँ। इन 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आते ही हैं, अक्सर ज़्यादातर आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। चरक और नागार्जुन, ये दोनों व्यक्ति आपने नाम सुने ही होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों किसके दरबार की शोभा पाते थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने: चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। इन चारों में से जो भी आंसर है आपको पता है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा पाते थे? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कनिष्क के। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा पाते थे। तो इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। चरक का नाम आपने सुना ही होगा। चरक संहिता नाम से एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो कि इन्हीं ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन, संघ संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है कनिष्क के। संघ संबंध का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आखिर ये संघ संबंध होता क्या है? आपको शायद कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। यह समय की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब कब से कब तक कौन सा लगता है, इससे सख संबंध अगर था तो इससे पहले क्या यूज़ किए जाते थे या फिर इसके बाद किन का उपयोग किया गया? तो चलिए इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं। संघ संबंध के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि संघ संबंध का प्रयोग लगभग 2000 सालों से ही किया जा रहा है। इससे पहले समय की गणना के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता था, जैसे कि सम्राट अशोक, कौटिल्य, कुषाण, सातवाहन, इनके समय में समय की गणना इससे नहीं की जाती थी, कुछ और हुआ करते थे समय की गणना के लिए। और हिंदुओं में सबसे प्राचीन यदि समय की गणना के लिए जो माना जाता है वो सप्तऋषि संबंध माना जाता है, जिसका आरंभ विक्रम संबंध से लगभग 6676 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको मुझे लगता है मिल गई होगी, काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा कि संघ संबंध क्या होता है और इससे पहले क्या चलते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। तो यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, लेकिन यह अब पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही हुआ करता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है वास्तुकला के। कुषाण काल में वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है आंध्र से। आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश से। सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। अगला प्रश्न, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर है पैठन। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन में स्थित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका सही आंसर है हाल। हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में 4 वंश दिख रहे होंगे: सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल।
इन आपको इन 4 वंशों में से इनका कालक्रम बताना है, मतलब कौन सा पहले था, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा आया और उसके बाद चौथा कौन सा आया। तो इसका सही आंसर है पहले शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन, फिर उसके बाद गुप्त वंश और आखिरी में चोल वंश। तो ये इसका कालक्रम है, यानी कि पहले शुंग वंश था और आखिरी में चोल वंश। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। तो इस मतलब क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि मौर्य साम्राज्य जब ध्वस्त हो गया उसके हटने के बाद, तो विदेशियों का पहला आक्रमण कौन सा हुआ था भारत के ऊपर। तो क्योंकि ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मौर्यों के समय में कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता इतनी मजबूत थी कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उनके जब मौर्य साम्राज्य हट गया तो उसके पश्चात विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गए। तो इनमें से जो पहला आक्रमण किया था वे बैक्ट्रियन ग्रीक थे। बैक्ट्रियन ग्रीक जो थे उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो आंसर तो पहले ही आ गया है, थोड़ा एनिमेशन की दिक्कत के कारण। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। यानी मौर्यों के पतन होने के बाद कई शासकों ने राज किया, लेकिन सबसे प्रभावशाली कौन सा राज्य रहा। तो इसका सही आंसर है सातवाहन। सातवाहन ऐसा वंश था जिसने मौर्यों के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा अपना। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। यानी कि वह कौन सा काल था जिसमें बुद्ध की खाड़ी, एक प्रसिद्ध प्रतिमा है, इसको बनाया गया था। तो यह कुषाण काल में बुद्ध की खाड़ी नामक प्रतिमा को बनाया गया था। जाहिर सी बात है कुषाण काल में ही बनाया गया होगा, क्योंकि कुषाणों ने बुद्ध धर्म की तरफ, जो बौद्ध धर्म होता है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उनकी रुचि हुआ करती थी। और उसके राजा जो थे कनिष्क, सब जानते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। अभी मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन था उसमें लिस्ट दी गई थी, पहले कौन सा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसी में से ये एक है। तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने राज्य किया था भारत पर। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका सही आंसर है पेन चाओ। पेन चाओ नाम का एक चीनी जनरल हुआ करता था जिसने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, ये तो एक सही और गलत को चुनने वाला एक क्वेश्चन टाइप का है, तो इसको आप देख लेते हैं। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें से एक सही है, एक गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये अपन को बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए और आर सही, दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, क्या ये सही आंसर है। दूसरा है, आर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। उसके बाद अगला ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये तो सही है, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते थे कि उनकी नौसेना उच्च कोटि की थी, यह एक गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था। तो इसका सही आंसर है कुषाणों ने। जाहिर सी बात है, तांबे और सोने के सिक्के जो सबसे ज़्यादा चलाए गए हैं वो कुषाणों द्वारा ही चलाए गए हैं। तो जहाँ भी सोने के सर्वाधिक सिक्कों की बात आती है या फिर तांबों के सर्वाधिक सिक्कों की बात आती है, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर कुषाण ही होगा। तो अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक और यूनानी एक ही है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय ग्रीक या भारतीय यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है गांधार शैली। गांधार शैली को ही भारतीय ग्रीक शैली का सम्मिश्रण कहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।